नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति पर आधारित 69,000 करोड़ का प्रस्तावित बजट पेश किया है। इस बजट को पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार 12 मार्च से 75 सप्ताह तक कार्यक्रम आयोजित करेगी। सिसोदिया ने कहा कि देशभक्ति बजट के तहत दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उच्च ध्वज स्तंभ स्थापित करने के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किया है। इसके साथ ही दिल्ली के बच्चों को कट्टर देशभक्त बनाने के लिए राजधानी के स्कूलों में देशभक्ति का पीरियड होगा। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के बजट के लिए 16,377 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। आम आदमी पार्टी सरकार 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के स्तर तक बढ़ाना चाहती है। इसके लिए दिल्ली सरकार का सपना है कि दिल्ली में ओलंपिक की मेजबानी हो। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 सप्ताह के देशभक्ति समारोह के दौरान भगत सिंह की जीवनी पर आधारित कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। उन्होंने बताया कि बजट का कुल परिव्यय वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत बजट से 6.1% अधिक है। दिल्ली के बजट की अगर बात करें तो ये कुछ बड़ा जो ऐलान है, ये कुल बजट तकरीबन 69,000 करोड़ रुपए का है और इस 69,000 करोड़ में जो सर्वाधिक पैसा खर्च होगा अगले वित्तीय वर्ष में वो शिक्षा पर होगा। 25% जो राशि है 69,000 करोड़ की वो शिक्षा पर खर्च होगी। स्वास्थ्य पर 14% बजट आवंटित है। इसके अलावा 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे जो स्पेशल महिलाओं के लिए होंगे। 500 जगहों में ऐसे जगह होंगे जहां पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाएंगे। क्लास 1 से क्लास 8 तक के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा और दुनिया का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल भी दिल्ली में बनाया जाएगा। दिल्ली में अब सैनिक स्कूल खुलेगा, यानी दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल होगा। इसके अलावा भारत का पहला ई-स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू किया जाएगा। कानून विश्वविद्यालय को स्थापित करने की घोषणा की गई है ताकि एक लॉ यूनिवर्सिटी भी दिल्ली में हो। टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान दिल्ली सरकार के इस बजट में है। सरकारी सब्सिडी वाली जितनी भी योजनाएं इस वक्त दिल्ली में चल रही हैं वो सभी योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी। दिल्ली में 100 एक्सेलेंस स्कूल बनाए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में जो कोविड वैक्सीन है वो फ्री लगेंगी और इसके लिए 50 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। मार्च से शुरू हो रहे देशभक्ति आयोजनों की श्रृंखला में अगले 75 सप्ताह तक पूरी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, आज़ादी के आंदोलन में दिल्ली की भूमिका और पिछले 75 साल में दिल्ली की यात्रा और 2047 की दिल्ली का विजन, इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज़ादी की लड़ाई में सरदार शहीद भगत सिंह का जीवन और भारत को लेकर देखे गए उनके सपने हमारे नौजवानों के लिए, पूरे देश के नौजवानों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। शहीद भगत सिंह जी ने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना जरूरी है। आजादी के 75वें साल में शहीद भगत सिंह जी के प्रेरक जीवन पर कार्यक्रमों के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए का बजट हम रख रहे हैं ताकि उनके जीवन पर कार्यक्रम, भगत सिंह जी के जीवन पर कार्यक्रमों के जरिए हम चाहते हैं कि देश की वर्तमान युवा शक्ति उनके जीवन से प्रेरणा ले सके और इस भाव के साथ जिए कि हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए सबको जीना सिखा जाएंगे मरते मरते। ये ना समझो कि भगत फांसी पर लटकाया गया, सैकड़ों भगत बन जाएंगे मरते मरते। इस उद्देश्य के साथ एक अलग से पूरा कार्यक्रम शहीद भगत सिंह जी को समर्पित चलेगा। पूरी कार्यक्रमों की श्रृंखला 69,000 करोड़ रुपए के बजट में 31,200 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर के लिए और 69,000 करोड़ रुपए के बजट में 31,200 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर के लिए और 37,800 करोड़ रुपए स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए हैं।
ये भी एक इंटरेस्टिंग डिवीजन है कि इस साल प्रोजेक्ट्स और वहीं दिल्ली के बजट पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा है कि ये बजट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। सरकार ने पहले भी कई तरह की घोषणाएं की, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हुई है। कोई नया स्कूल खुला नहीं, कॉलेज खुले नहीं। वहीं देशभक्ति बजट को लेकर विपक्ष के नेता राम सरकार के बजट पर निशाना साधा और कहा कि अब देशभक्ति हमें इनसे सीखने, जो एयर स्ट्राइक का सबूत, जो लोग एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। जनरेट कर रही है। जब मेरे बड़े वाले बेटों को नौकरी मिली थी तो ऊपर से दान दक्षिणा का भी इंतजाम करना पड़ा था। तब जाकर बड़े को नौकरी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने न्यूज वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी से खास बातचीत की है। उत्तराखंड की राजनीति में अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तराखंड का सीएम बदल सकते हैं। आज इन अटकलों पर से पर्दा उठ गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी है। सर, क्या कुछ कहेंगे? कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि सीएम बदल सकते हैं, अब तो उस पर से पर्दा भी हट गया है। अटकलें भी, अस्थिरता भी, राजनीति में उत्तराखंड में जो सब हंगामा किया, ये पैदा करने वाले भी उत्तराखंड में थे, दिल्ली में ही बैठे हुए थे। अब उन्होंने बदवारी को बोला कि दरबारी बदलने का उपक्रम है, लेकिन जो मूल कारण है कि राज्य की जनता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो छल किया है, धोखा किया, उसमें सिर्फ राज्य की त्रिवेंद्र सरकार ही दोषी नहीं है। खुद प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आए थे, लोगों से कहा था भरोसा हम पर करो, डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम आपके विकास को, आपके सपनों को आगे बढ़ाएंगे। इन 4 सालों में राज्य में बेरोज़गारी, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का प्रतिशत उत्तराखंड के अंदर है। राज्य ऊपर से नीचे से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बावजूद भी कि NS-74 घोटाले में हम CBI से जांच करेंगे, आज तक CBI की जांच नहीं हुई, दोषियों को किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और अभी लेटेस्ट कर्मकार बोर्ड में 400 करोड़ का घोटाला, खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री के ऊपर आरोप है, उसकी कोई जांच नहीं, वहाँ भी संरक्षण भारतीय जनता पार्टी को किया। खुद मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके झारखंड के कार्यकाल को, प्रभारी होने के कार्यकाल को लेकर हाईकोर्ट की बहुत ही सख्त टिप्पणी थी कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, CBI को मामला सौंपा जाए, CBI मामले के दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट का स्टे है टेक्निकल आधार पर। इसलिए जो राज्य की सरकार पूरी तरह असफल हो चुकी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व समझ चुका था कि अब हम 2022 में वापस नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप व्यक्ति को, चेहरे को बदल करके अपने अपराधों को छिपाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ राज्य की जनता इस चीज़ को समझेगी, समझ रही है, और चेहरा आप कोई भी ले आए, 2022 में उत्तराखंड की जनता आपको सबक सिखाने के मूड में है। आप कह रहे हैं कि चेहरा बदलने के मूड में थी बीजेपी, तो 4-5 नाम चल रहे हैं, आप किस नाम को प्रीफर कर रहे हैं? कौन सा नाम बेहतर हो सकता है बीजेपी? लेकिन हमको बीजेपी किसी को नाम को भी लेके आ जाए, उनकी नैया को पार नहीं किया जाता। हर दागदार है। आखिर ये जो 4 सालों में आपने उत्तराखंड में जो मैस किया है, जो लोगों के साथ छल किया, हर फ्रंट में स्वास्थ्य सेवा बेदहाल हैं। मुख्यमंत्री ही लोक निर्माण मंत्री थे, लोग मांग कर रहे थे। एक तरफ मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि पूरे राज्य के ब्लॉक मुख्यालयों को अल्मोड़ा में कि डबल लेन से जोड़ दिया जाएगा, और उन्हीं के ज़िले चमोली में 3 महीने से लोग आंदोलन कर रहे, 1.5 लेन की सड़क बनाने के लिए। सरकार नहीं सुनती। विधानसभा गैरसैंण में हो रही थी, लोग आए, उन पर किस तरह से बर्बरतापूर्वक, और वो महिलाओं पर, पूरे देश ने, आप ही लोग, मीडिया के लोगों ने देखा है, जो सरकार पूरी तरह से अपने चरित्र को, जनवरी चरित्र को उजागर कर सकती है। तो अब नया कोई भी आए, क्योंकि कोई ना कोई आएगा तो उसी अपराध में तो शामिल होगा। सर, इस इस्तीफे के बाद से अब क्या कांग्रेस को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, कांग्रेस को फायदे नुकसान का सवाल नहीं है। कांग्रेस तो अपने जो
पिछले सालों में हमने चाहे नारायण दास तिवारी जी की जो शासनकाल था 2002 से लेकर 7 साल का, 2012 से लेकर के 16 में जो कांग्रेस की दूसरी सरकार थी जिसमें माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे बड़े समय तक, चाहे उस सरकार को अस्थिर करने की तमाम कोशिश के बावजूद उस पर जो सकारात्मक हमने जो कार्य किए हैं उसके आधार पर हम कांग्रेस मैंडेट लेने जाएगी और हमको पूरा भरोसा है कि हम 2022 में आ रहे हैं और राज्य की असफलता, अपनी सरकार की निकेमेपन और असफलता को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार कर चुका है कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। जब आपने कुछ नहीं किया तभी तो मुख्यमंत्री को बदला, नहीं तो कोई तो जिसने किया हो उसको कौन बदलेगा। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ प्रदीप टमटा जी, जिनका कहना है कि आने वाले 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिनों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र सरकार द्वारा कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, इन तमाम मुद्दों पर उत्तराखंड में पर्यवेक्षक रूप में भेजे गए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, आप पर्यवेक्षक बन के भी उत्तराखंड गए थे, अभी तक लोग कयास ही लगा रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि ऑल इज वेल, आप भी कह रहे थे, ऐसे में इस्तीफा हो गया, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऑल इज वेल तो अब भी है। केंद्र त्रिवेंद्र रावत जी का अनुभव का, सरकार का और संगठन का जो अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव है उनका, प्रचारक रहे हैं वो हमारे, उसका लाभ से उनका केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं लेगा। सर, क्या केंद्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत को लाने की तैयारी हो रही है? उनका उपयोग, देखो हमारे यहाँ कार्यकर्ता की कार्य कुशलता के हिसाब से उसका उपयोग किया जाता है। काम हमारे लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, काम ही होता है। इसलिए अब सरकार बना रहे हैं हम, पूरे राज्यों में कई काफ़ी सरकार के बन रही हैं, अब साउथ में भी बना रहे हैं हम, वेस्ट बंगाल में भी, जम्मू कश्मीर में भी हमने बनाई है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता तो है। उत्तराखंड में नया सीएम का नाम का ऐलान कब तक हो जाएगा? कल विधायक दल बैठेगा, वो बताएगा, उस प्रकार से होगा। तो डिप्टी सीएम का भी नाम चल रहा है, ऐसी खबर चल रही है कि डिप्टी सीएम का भी ऐलान हो सकता है। मुझे ऐसी जानकारी कोई नहीं है, अभी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अवगत कराऊंगा इससे। क्या कुछ लगता है सर कि इस्तीफे की वजह से क्या 5 राज्यों के चुनाव भी प्रभावित होंगे? नहीं, इससे क्या मतलब है? 5 राज्यों के चुनाव अपने अपने स्टैंड पर हैं, इससे क्या मतलब है? लोग तो ऐसी अटकलें पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं। सर, रिपोर्ट तो आपने ही दी होगी, क्या कुछ विधायकों से आपकी बात हुई? क्या नाराज वाकई में थे या वैसे? नहीं था, खाली एक सूत्री कार्यक्रम है, उनके अनुभव का केंद्र में लाभ लेना है पार्टी ने। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो अनुभव है उसका लाभ केंद्र में बीजेपी सरकार लेना चाहती है, यही कारण है कि उनके इस्तीफे की। बता रहे थे हमारे साथ दुष्यंत कुमार गौतम जी, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष। दिल्ली विधानसभा में आज वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया। इस बजट को देशभक्ति वाला बजट बताया गया। इस बजट पर आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता टीपू सुल्तान से बातचीत की है। आया है और बजट को देशभक्ति से जोड़ा जा रहा है। इस देशभक्ति के बारे में जानेंगे कि अखिलेश पति त्रिपाठी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं कि ये किस तरीके से जो बजट है देशभक्ति से किस तरीके से है। देखिए, पहली बार कोई सरकार जो है देश भावना की को प्रेरित करने के लिए, देश के लिए ऐसे नागरिकों को तैयार किया जाए, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, उसमें ऐसे पाठ्यक्रम इनबिल्ट करने का और बजट में प्रोविज़न किया गया हो, चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से लोगों को इनकरेज करके इस बजट में जो है इंगित किया गया कि आने वाले समय में हम जो है आज के 25 साल बाद, अगर कभी 20 साल बाद अगर ऐसे तैयार कर दें अपने राजधानी को कि यहाँ पर हम ओलंपिक्स करा पाए। कि विधानसभा में भी क्या तिरंगे को लगाया जाएगा? बिल्कुल, मैंने कहा 500 जगहों पे लगाया जाना है। किसी एक दिल्ली के विधानसभा से जोड़ करके इसको कैसे देखा जा सकता है? 500 महत्वपूर्ण जगहों पर, ताकि हर एक दिल्ली का नागरिक जब अपने घर से निकले तो उसे देश के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा उसको नजर आए और उस तिरंगे को देख करके वो जुड़ाव महसूस कर पाए अपने देश से। वो तिरंगों को देख करके देश के लिए कुछ कर गुजरने का, रोज का उसके में कुछ न कुछ भाव आए। क्या लगता है कि दिल्ली में देशभक्ति की भावना कहीं ना कहीं कम नजर आती है? देखिए,
देशभक्ति की भावना किसी में कम नहीं है, लेकिन कोई सरकार उस देशभक्ति की भावना को और आगे ले जाए, लोगों को देश के प्रतीकों के प्रति, देश के मान सम्मान के प्रति, देश के गौरव के प्रति और जोड़ने का काम करे कोई सरकार, तो सरकार के काम की सराहना तो होनी चाहिए। बजट आया है और बजट को तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।